जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों संडे 29 दिसंबर 2024। आज आपके सामने सीधे मैं एडिटोरियल से शुरू करना चाहूँगा। जो भी इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, इसकी पूरी PDF में मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। और वो कैसे मिलेगी आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वीडियो के, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको सारी PDF प्लस डिजिटल नोट, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहीं पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब इस एडिटोरियल में क्या चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी आने वाली है। 20 जनवरी 2025 को वो ओथ सेरेमनी है, और हमेशा एक्चुअली 20वां अमेंडमेंट था, जिसके कारण यहाँ पे ये डेट फिक्स करी गई है। इसी को यहाँ पे ओथ सेरेमनी अमेरिका में होती है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं लेकर के बातें करी जा रही हैं कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप की रेजीम आने वाली है, ठीक है, अब इस रेजीम में ये किस प्रकार से चाइना से डील करेंगे। एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं चाइना से किस प्रकार से ट्रेड वार चल रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेड वार को कैसे टैकल करना है, और टैकल करना है तो कैसे यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स अमेरिका लेकर के आएगा, खास करके इंडिया को भी यहाँ पे कैसे डील करेगा उस समय ही बताएगा यहाँ पे। तो इंडिया को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक बात तो तय है, क्योंकि इंडिया की ऐसी छवि बन गई है आज के समय में, एक प्रकार से नीड बन गई है मैं कहूँगा, ठीक है। किसकी, खास करके USA की, क्योंकि अगर उसको चाइना को टैकल करना है तो इंडिया के पास जाना होगा। समझ गए बात को, क्यों? क्योंकि दोनों एशिया की पावर है, और रसिया के पास जा नहीं सकता ये, ठीक है, तो ये रास्ता बंद है। इसके पास जाना नहीं चाहता, ये भी रास्ता बंद है, तो बचता है केवल इंडिया। अब इंडिया के सपोर्ट में इसको खड़ा रहना ही पड़ेगा। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान की वैल्यू एकदम ना के बराबर हो गई है आज के डेट में। जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की वैल्यू एकदम ना के बराबर हो रहा है, तो वही इसीलिए यहाँ पे चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान प्रो चाइना होता चला जा रहा है, और इंडिया जो है USA की तरफ और नज़दीक चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका टैक्स वार निकल के आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रूल्स रेगुलेशन निकल के आता है, किस प्रकार से इमिग्रेशन होगा एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो निकल के आता है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या इंटेंशन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो नोट्स के माध्यम से यहाँ पे मैंने दे दिया कैसे टैरिफ और ट्रेड की पॉलिसी लेकर के आएगी। तो जाहिर सी बात है ये री इम्पोजिशंस करेंगे ही। पुनिटिव टैरिफ मतलब इतना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मेरी कंट्री में, तो उसके लिए टैरिफ मैं लगाऊंगा, यही सारी चीज़ें हैं। तो जो 10 से 20% है सभी ट्रिलियन, जो 3 ट्रिलियन के आसपास वर्थ रखती हैं और इंपोर्ट करता है US पे, तो वो यहाँ पे उनको 10 से 20% की चीज़ें यहाँ पे टैरिफ चार्ज करेगी। वहीं पे 60% टैरिफ चाइनीज गुड्स पे रहेंगी, टारगेटिंग 300 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे भी चीज़ें आती हैं, चाइना के प्रोडक्ट USA में भी आते हैं, इंडिया में तो आते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ US मैन्युफैक्चरिंग, जिसके कारण US की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। वहीं पे चाइना की अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बोलें तो सदैव नॉर्मल रहती है, या फिर बिलो नॉर्मल, कम दाम में। क्यों? क्योंकि युआन जो करेंसी है ना चाइना की, वो हमेशा नीचे करके रखता है वो, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो वो भी कम हो, प्लस सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये क्या होता है, आसानी से इसकी चीज़ों को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और कम दामों पे उस मार्केट में आ जाता है। ये चीज़ें हैं। इम्पैक्ट की अगर बात करें ट्रेड पार्टनर पे कैसे होंगी, तो इंडिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, और सारी भी कंट्री हैं। रिटेलिएटरी टैरिफ की बात करें, यहाँ पे रिटेलिएटरी टैरिफ क्या होता है, यहाँ पे तो आप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं कुछ बढ़ा के, तो हम भी कुछ बढ़ा के टैरिफ लगा दिए आपके प्रोडक्ट पे। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट आ रहा है और एक कंट्री में दूसरे में जा रहा है, तो एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, इन दोनों के कनेक्शंस को आप यहाँ पे समझिए। दूसरा 2018 में जो ट्रेड वार बहुत तीव्र गति से चला ही था, तो ये स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब कमोडिटीज पे
लगाई गई थी। ओवरलैपिंग टैरिफ यहाँ पे चल सकता है और मार्केट भी अनप्रिडिक्टेबल चलेगी। समझ गए। कारपोरेट टैक्स में कटावट यहाँ पे तो 2017 में टैक्स कट हुआ था जो 1% यहाँ पे एवरेज टैक्स कट एक्सीड किया था, यहाँ पे $60,000। ये भी है। फोकस करेगी इकोनॉमिक पॉलिसी पे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की इफिशियंसी देखी जाएगी किस प्रकार से जो एलन मस्क को रोल दिया गया है और विवेक रामास्वामी इंडियन ओरिजिन है, किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। तो फेडरल ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे सेव करेगी कितना, $2 ट्रिलियन। तो यहाँ पे ये डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस इफिशियंसी इनको दिया गया है। एलन मस्क को ट्रांसफर करने की बात चली आ रही है। तो देखेंगे कैसे इस इफिशिएंट तरीके से गवर्नेंस लेके आते हैं। उसी को यहाँ पे बोली जा रही है कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में पैसे खर्च करने की बजाय यहाँ पे कंसाइज प्रिसाइज रखना है, इसको कम छोटा रखना है और यहाँ पे 2 ट्रिलियन तक सेव हो सकती है। स्ट्रेटजी इस प्रकार से लेके चलेंगे कि सही प्रकार से आगे बढ़ें चीज़ों को। इमिग्रेशन पॉलिसी की देखें तो लार्ज स्केल डिपोर्टेशन है। डिपोर्टेशन मतलब मेरे कंट्री में मतलब यूएसए में आके जितने भी लोग घुसपैठिए हैं उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा उनके कंट्री में, चाहे मैक्सिको का बॉर्डर हो गया, चाहे और भी कोई भी कंट्री से निकल के आ गए यहाँ पे। तो ये हैं चीज़ें। हिस्टोरिकल कंटेंट्स में देखें तो ट्रम्प की फर्स्ट टर्म है जो 1.5 मिलियन यहाँ पे डिपोर्ट हुए हैं। तो फीवर देन बराक ओबामा 3 मिलियन। तो यहाँ पे 3 मिलियन बराक ओबामा में, 1.5 मिलियन इनमें। फॉरेन पॉलिसी को देखें तो रशिया यूक्रेन का वार चल ही रहा है तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं चपेट में ले रहा है। ठीक है। प्लस वेस्ट एशिया भी छूटा नहीं है। वेस्ट एशिया की बात करें तो इजराइल फ़लस्तीन आ रहा है, सीरिया आ रहा है, ठीक है, ईरान आ रहा है, लेबनान आ रहा है, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्री आपस में इंटरलिंक हो गई हैं, जिसके कारण बहुत सारा फिनेंशियल लॉस भी होता है क्योंकि इसको फोर्स भेजना पड़ता है ना टैकल करने के लिए। अब यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो सपोर्ट कौन कर रहा है, फिनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट तो दे ही रहा है ना ये यूक्रेन को, क्योंकि रसिया भी अपना यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है भाई। तो रसिया का रोल अलग है और यहीं पे यूक्रेन को सपोर्ट करने का यूएसए का रोल अलग निकल के आता है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, जैसा कि गाजा पे कितना सारा 45,000 प्लस लोगों की जानें जा चुकी हैं अभी तक। तो इजराइल की लगातार बम्बार्डिंग वहां पे चल रही है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किसको किया गया है, चिल्ड्रन को। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारा गया वहां पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 25,000 प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन है वहां पे। और टारगेट किस किस चीज़ को किया गया है, तो वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल, रेसिडेंस, रिफ्यूजी कैंप, इन सब चीज़ों को, इवन यूएन बॉडीज को भी टारगेट किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की बात करी गई है तो फेडरल गवर्नमेंट ट्राइफेक्टा, इसका मतलब यूनिफाइड रिपब्लिकन कंट्रोल ऑफ व्हाइट हाउस, कांग्रेस और फेवरेबल रूलिंग फ्रॉम द यूएस सुप्रीम कोर्ट। इन चीज़ों को कैसे लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं इनका इम्पीचमेंट मोशन आया था। किसका, इसका, ये आपका डोनाल्ड ट्रम्प साहब का। तो कैसे लेके चलेंगे इन तीनों चीज को, ये देखने योग्य होंगी ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अब इतना चैलेंजिंग है कि कैसे ये डील करके चलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें हैं, कैसे यहाँ पे लेकर के चलेंगे। अच्छा, एक मुद्दा तो इसने छोड़ ही दिया, मैंने यहाँ पे कंसीडर करना चाहूंगा। इन्वायरमेंट को ये कहते हैं कि भैया इन्वायरमेंट की चिंता ना करो, इन्वायरमेंट डिटोरिएशन जैसा कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ये बुलशिट टर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे लेके चलेंगे। और हालांकि अगर बात करें तो अजरबैजान के बाकू सिटी में COP29 हुआ, लेकिन कुछ उसका फ्रूटफुल एक्शन नहीं निकला। तो हम सब चीजें देखेंगे आने वाले समय में कैसे इस चीज को डील करते हैं, जो आपको इस नोट्स के माध्यम से मैं एक्सप्लेन किया। ये पूरी की पूरी आज है दोस्तों संडे, तो पूरा एडिटोरियल तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको एडिटोरियल के माध्यम से मैं नोट्स से यहाँ पे आपको दे दिया हूँ। हालांकि ये आर्टिकल ही है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को लेकर के। हम सभी लोग जानते ही हैं, जब किसी भी कमोडिटी या प्राइस का या सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का
रेट इन्फ्लेट होता है, राइज होती है, हाइक होती है एक सर्टन यूनिट ऑफ टाइम पीरियड में, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। 2025 में किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चली हैं, उस सारी चीज हम इन सब चीजों को अच्छे से देखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, तो जो भी रेट कट होना चाहिए आरबीआई के द्वारा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो आरबीआई ने रेट कट क्यों सही प्रॉपर ढंग से नहीं किया, आरबीआई को अभी रिसेंटली जो स्लो डाउन चल रहा है उसका जिम्मेदार भी बताया गया है यहाँ पे। तो क्या इस लास्ट ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। दूसरी बात, इकोनॉमी क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं करी 23-24 में, यहाँ पे उस चीजों को भी यहाँ पे देखा जाएगा। क्या पोस्ट पॉल बजट ऑफर है, यहाँ पे वो सब चीजें, इन्फ्लेशन हाई नेक्स्ट ईयर क्या सवाल है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे नोट्स के माध्यम से सबसे पहले इन्फ्लेशन की डिटेलिंग को मैं दे देता हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डिटेलिंग हो जाती है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड में जाकर के ही क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या है, जैसा कि पहले ही बताया कि रेट ऑफ चेंज लेवल ऑफ द प्राइजेस बढ़ जाती है, चाहे भी गुड्स एंड सर्विसेज की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो चाहे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट करें, पहले के समय में उतना सामान नहीं मिलता है या फिर उसकी दाम बढ़ जाती है, आपको अधिक पैसे देने पड़ जाते हैं, उसी को यहाँ पे इन्फ्लेशन बोला गया है। अब पॉइंट्स अबाउट इन्फ्लेशन है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पे दिया गया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिया गया है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन दिया गया है। तो ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है। मेजरमेंट डिमांड, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मान के चलिए यहाँ पे सप्लाई मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें कमियां आ गई तो डिमांड बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे सप्लाई ही नहीं हुआ तो डिमांड बढ़ गया, समझ गए। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या हो गया, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए। जैसे कि अगर कोई सामान, मान के चलिए एक पेन है, पेन में स्याही होती है, स्याही ब्लू, स्याही का दाम बढ़ गया यहाँ पे, तो पेन के रिफिल का और पेन का दाम यहाँ पे पूरा बढ़ जाएगा। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक इसी प्रकार से बलून हो गया, ठीक है, बलून में गैस भरी जाती है, गैस का दाम बढ़ गया तो बलून का प्राइस बढ़ गया, समझ गया ना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। बिल्ड इन इन्फ्लेशन, ये वेजेस ही बढ़ जा रहे हैं, जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके वेजेस बढ़ जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जा रही है। यहाँ पे मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस इंडिसेस हैं, जैसे कि सीपीआई से मेजर करी जाती है, डब्ल्यूपीआई से मेजर करी जाती है, इससे मेजर करी जाती है। इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन पे, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों यहाँ पे होते हैं। हाई इन्फ्लेशन इरोड करता है परचेजिंग पावर, ज्यादा महंगा आ गया तो बहुत ज्यादा कुछ आप खरीद नहीं सकते। 1 किलो प्याज आपको, 1 किलो टमाटर आपको कितने में मिल रही है, ये पूछने की बात नहीं है। तो इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग और क्रिएट करता है इकोनॉमिक की अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। मॉडरेट इन्फ्लेशन इंडिकेट ए ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, हल्का इन्फ्लेशन आपको हमेशा ग्रोथ पॉजिटिव दिखाएगा, ये चीजें हैं। डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, ये भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं, इसको भी समझेंगे। डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल, तो ये डिफ्लेशन को दर्शाता है, विच कैन लीड टू रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो हल्का प्राइस यहाँ पे डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल जो भी है उसमें कमियां आती हैं तो डिफ्लेशन के रूप में होती है। वहीं पे हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, एक्सट्रीम हाई इन्फ्लेशन, जो चीजें 5 रुपए की बिक रही थी वो चीजें 500 रुपए की बिक रही हैं, समझ रहे। हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। हाइपर इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन यहाँ पे इरोड करता है, ये नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। वहीं पे ये हाइपर इन्फ्लेशन की क्या है, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे हाई लेवल हो जाएगा। ये कहाँ पे हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था, आपके श्रीलंका में भी इस प्रकार की चीजें लगभग हुई थी, तो ये चीजें याद रखिएगा। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे अपने टूल्स का इस्तेमाल करके, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो वही चीजें हैं, रेट कट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब रेपो रेट, ये सब बैंक रेट, ये सब क्या है उसी की तरीके से कि कैसे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करी जाए। गवर्नमेंट के पास क्या है, फिस्कल पॉलिसी है, वो भी इस प्रकार की चीजों को सही प्रकार से टैक्स लगा करके कितना आप खर्चा करेंगे कितना नहीं, वो सब चीजें इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन इन एवरीडे लाइफ को कैसे समझा है, कोई चीजें 40 रुपए में मिल रही है, दाम बढ़ गया 45, 12.5% यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हो गया।
अब आते हैं इस आर्टिकल पे जो आपको मुझे समझाना है। ये तो इन्फ्लेशन की बातें अभी तक बता रहे थे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्फ्लेशन नहीं समझेंगे ना तो ये आर्टिकल को समझ नहीं पाएंगे। ये क्वार्टर सेकेंड में 24 से 25 जीडीपी जो है वो बताई गई है क्वार्टर सेकेंड की, तो उसी की चीजें यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। अब बीटर स्वीट ईयर, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे फर्स्ट हाफ 2024 में है, उसके बाद स्लो डाउन हुआ बाद में। क्वार्टर सेकेंड यहाँ पे ड्रॉप की है, 7 क्वार्टर लो 5.4%। यहाँ पे ये कंसर्न निकल के आ रहा है। की चैलेंज क्या है? इन्फ्लेशन आया है, फूड प्राइजेज बढ़ी है, हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है और ग्रोथ इन्फ्लेशन फ्लक्स वाली चल रही है। यानी इन्फ्लेशन है, मीठा मीठा इन्फ्लेशन, वो ग्रोथ है, ठीक है, जो अभी आपको बता रहा था मैं। कॉल्स फॉर रेट कट की बात चल रही है। गवर्नमेंट की क्या चीज है? तो आरबीआई से कट रेट करने की बात चल रही है, लेकिन इसको सही प्रकार से चीजें एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं। आरबीआई की स्टांस क्या है? तो इन्फ्लेशन है, स्पेशली फूड प्राइस की बात करें तो कोने कोने में जो भी आपकी फूड मटेरियल हैं, चीनी से लेकर के मिल्क से लेकर के आपके आलू, प्याज, टमाटो, लाल टमाटर, सारी चीजें एकदम लाल हो गई हैं, ठीक है। तो ये सब प्रायोरिटी हैं, इस पे बहुत ज्यादा, मतलब फूड इन्फ्लेशन काफी हाई चल रहा है। हेडलाइन इन्फ्लेशन ये 5 साल में लो हुआ है, लो आप 3.5%, तो ये जुलाई में हुआ है, लेकिन सर्ज आउट किया है कैसे? 6% पे जाके पहुंच गया है। अक्टूबर जैसे आया है तो ये फूड प्राइस और स्पाइक करेगी। अक्टूबर से आप दिसंबर में पहुंचेंगे तो क्या होगा, उसका आंकड़ा तो आने वाला है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें 23-24 में तो एक्सपेक्टेशन क्या था? ग्रोथ, जीडीपी 8.2%। क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर 1 में 8.1, क्वार्टर थर्ड में 8.6 और 4 में 7.8%। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो बीजेपी 240 सीट लोकसभा में लेकर के आई है और सपोर्ट कितना मिला है ये सभी लोग जानते हैं, यानी मेजोरिटी बहुत ज्यादा लेकर के नहीं आई, फिर भी सरकार बनाई है, पावर में आई है। बजट 24-25 का पेश हुआ। प्रो ग्रोथ मेजर 11.11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे टारगेट किया गया। स्कीम फोकस्ड एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और मिडिल क्लास रिलीफ को। टैक्स कट की बात करी गई है, इन्फ्लेशन और बूस्ट करेगा कंजम्पशन को। तो कैसे करेगा जब आप इतना हाई इन्फ्लेशन रख दीजिएगा, हर चीज में टैक्स रख दीजिएगा। अभी तो रिसेंटली पॉपकॉर्न पे कितना अच्छा टैक्स बढ़ाई है, सभी लोगों को ये न्यूज़ तो पता ही होगा। तो कह रही है कैरमल वाली चीज़ों पे हमने टैक्स लगाई है। कैरमल मतलब जो मीठी मीठी चीज़ें हैं, नमकीन पे चीज़ें आ जाती हैं, ये समझ गए, ये चीना स्वीट, कैरमल मतलब स्वीट शुगर, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करी जा रही तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 7% प्लस ग्रोथ, ये 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तो देखते हैं कैसे ये चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यहाँ पे 24-25 में अगर आप देखेंगे तो स्लो हो रहा है ग्रोथ। ये क्वार्टर 1 जीडीपी 6.7, क्वार्टर 2 5.4, तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न निकल के आ रहा है, डीप कंसर्न राइज कर रहा है। यहाँ पे रिवाइज ग्रोथ प्रोजेक्शन, फाइनेंस मिनिस्ट्री लोअर करी है अपनी एक्सपेक्टेशन 6.5% 24-25 में। आरबीआई कट इट्स प्रोजेक्शन टू 6.6 फ्रॉम 7.7, तो दोनों लोग कट किए हैं क्योंकि इकोनॉमी डीप करेगी यहाँ पे। इन्फ्लेशन ट्रेंड की अगर बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यहाँ पे 6% है मोस्ट ऑफ द ईयर, जो कि लो करेगा यहाँ पे 3.5% जुलाई, और रीबाउंड कर रहा है यहाँ पे फूड प्राइस स्पाइक, दाम बढ़ने वाले हैं फूड प्राइसेस की, जैसा कि बढ़े ही हुए हैं, चाहे तेल हो गए, चाहे मसाले हो गए, चाहे कुछ भी, तो हर प्रकार के स्टेपल फूड से लेकर के कुछ भी कह लीजिए। पॉलिसी टेंशन की बात करें तो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर में यहाँ पे पॉलिसी को लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेकिन क्या ही यहाँ पे बात मैं बताऊं कि जब हमको रेट कट करना चाहिए ना, वहां पे रेट कट हुई नहीं। तो फिनांस मिनिस्ट्री आरबीआई को मॉनिटरी स्टेंस के लिए यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रही है। बताइए, ऐसा होना नहीं चाहिए सामान्यतः, लेकिन जाने दीजिए। चेंज इन आरबीआई लीडरशिप यहाँ पे होना चाहिए। देख रहे हैं, ए न्यू गवर्नर वाज अपॉइंटेड बट इमीडिएट रेट कट्स रिमेन अनलाइकली विदाउट इन्फ्लेशन। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। आउटलुक आप 2025 क्या देखा, रीबैलेंस करिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन में, जल्दी से करिए यहाँ पे। कैसे होगा? जब आप ऑटोनॉमी देंगे। भैया किसको ऑटोनॉमी देंगे? ये बाबा जी को, आरबीआई जी को।
तब तो वो रेट कट करेगा। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, तो अनसर्टेनिटी है यूएस की इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेकर के चलेगा, की चैलेंजेज हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो आने ही वाले हैं। तो ग्रोथ, इन्फ्लेशन, बैलेंसिंग एक्ट, आरबीआई की पॉलिसी और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यही सारी चीजें थी दोस्तों जो मुझे आपको इन्फ्लेशन में बतानी थी, और अच्छा से मैंने इस चीज को, देखिए कैसे खींच रहे हैं लोग ये समझ सकते हैं, प्यारा सा पिक है छोटा सा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको भी देखा जाएगा। तो ये डल्लेवाल साहब हैं, और यहाँ पे कई दिनों से ये फास्ट अनटू डेथ, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सरकार एमएसपी नहीं मानेगी। ठीक है, अच्छा, एमएसपी की सीएसीपी, ठीक है, इस बॉडी की पूरी डिटेलिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, और यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इसको जाकर के आप वहां पर जरूर से देख लीजिएगा। लगभग यहाँ पे 3000 पीपुल इनको घेरे हुए हैं पंजाब में, ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। और ये किस चीज के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या बोला है पंजाब गवर्नमेंट को, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पंजाब गवर्नमेंट को क्यों बोला है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोला है, मेरा क्वेश्चन, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन उठना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो पंजाब में ही है। अब यहाँ पे एमएसपी का डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो रही है, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट से नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि जल्द से जल्द 31 दिसंबर से पहले यहाँ पे इनका फास्ट सही कराइए, हॉस्पिटल भेजिए इनको, नहीं तो मर जाएंगे ये। इस प्रकार की कंडीशन आ गई है, समझ सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोई छोटी बात नहीं है। गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टैंड लेनी चाहिए, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए अपनी कंट्री में, कि एक किसान भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैटर नहीं करता है, सुनना तो सबकी चाहिए यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए यहाँ पे। मनमोहन जी का अंतिम संस्कार यहाँ पे फुल स्टेट ऑनर के साथ निगम बोध घाट पर हो गया। हालांकि कंसर्न निकल के आ रहा है कि कांग्रेस इस निगम बोध घाट पे अपना एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीजें हो गई। वो क्या कह रहा था, तो शक्ति स्थल है नियर बाई, उसके यहाँ पे चीजें चलनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। कौन कौन प्रेजेंट थे अंतिम इनके संस्कार में, अंत्येष्टि में, तो द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब, स्वयं नरेंद्र मोदी, किंग भूटान जिग्मे खेसर, भूटान के राजा भी आए थे, और यहाँ पे मॉरिशस के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर धनंजय आर रामफूल आए थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, और भी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन, राहुल गांधी, इन लोगों को लेकर के। सिविल चीफ ऑफ डिफेंस जो थे अनिल चौहान, और 3 सर्विसेज चीफ भी यहाँ पे मौजूद थे सारे लोग। तो अच्छी चीजें हैं, ये डिजर्व भी करते हैं इस प्रकार की चीजें, और पूरा देश इनके लिए कहीं ना कहीं शो का कूल हुआ। तो ये तो सच बात है। भीड़ भी देख सकते हैं, क्या यहाँ पे भीड़ है जबरदस्त। जो डिजर्व करता है भाई उसके लिए तो होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट है, रिसेंटली यूक्रेन और रसिया में 2-3 साल से बाहर चली रही है। तो यहाँ पे पुतिन अपोलोजाइज किए, माफी मांगे हैं अजरबैजान से कि ये जो क्रैश हुआ, अब क्रैश जो हुआ उसको लेकर के क्यों माफी मांगे हैं ये समझे गए, क्यों माफी मांगे हैं। तो माफी इसलिए मांगे हैं क्योंकि जो ग्रोंजी सिटी है, ग्रोंजी कैपिटल है रसिया की, एक क्या है स्टेट की, प्रोविंस की कह लीजिए, ठीक है, प्रोविंस चलता है वहां पे, एक प्रोविंस की कैपिटल है। अब उस प्रोविंस की कैपिटल काफी नजदीक है जहां पे ड्रोन से अटैक चल रहा था, किसका, यूक्रेन का, और उसकी वजह से ये कह रहे हैं गलत टारगेट हो गया है, और उस प्लेन में लगभग 38 लोगों की जान चली गई है। तो ये चीजें कहाँ से, अजरबैजान से कहाँ जा रहा था, रसिया जा रहा था एक प्लेन, और उड़ा यहाँ पे कजाकिस्तान में, इसको टारगेट हो गया। तो कजाकिस्तान में ये इंसिडेंट हो गया है, जिसके कारण 38 लोग यहाँ पे मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर के पुतिन डायरेक्टली जो मिस्टर एलिवे हैं उनसे माफी मांग रहे हैं, यानी अजरबैजान से। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब वार चलेगा तो किसी न किसी को भुगतना तो पड़ेगा ही। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे रिसेंटली विजिट किए हैं यूएस, तो यहाँ पे 29 दिसंबर तक यहाँ पे चीजें हैं। तो जो
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं भारत के जयशंकर प्रसाद, वो कांग्रेसमैन किससे मिले हैं, माइकल वाल्श से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में ये अपॉइंट होके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखेंगे किस प्रकार से ये मीटिंग आउटपुट क्या निकली है। इस पे अगर कोई चीज़ शायद इस पे भी एडिटोरियल आएगी और वो चीज़ें देखी आएगी तो। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आउटपुट कुछ निकला है, लेकिन क्या निकला है वो समय बताएगा, आने वाले समय में हम इसको देखेंगे अच्छे से। लेकिन नाम याद रखिएगा एडवाइजर के रूप में इनका, ठीक है, माइकल वाज का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, लोथल गुजरात में है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एक मरीन म्यूजियम। ठीक है, मरीन म्यूजियम बन रहा है। अब ये म्यूजियम साइट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NHMC प्रोजेक्ट लोथल में यहाँ पे बन रहा है। तो ये काफी न्यूज में है, लगभग 1-1.5 साल से ये न्यूज में चल रहा है, ये चीजें याद रखिएगा। तो ये बन के तैयार ही होगी। मिनिस्टर CM यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। कहाँ पे है, डावोस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे भारत के जो भी इम्पोर्टेंट लीडर हैं, नाटो, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ें, इनके भी एग्जीक्यूटिव और हेड, ये लोग भी ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये सब जो लोग हैं यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जो है एकदम न्यूट्रल कंट्री है, लगभग इंडल्ज नहीं होती है किसी भी चीज़ में, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल है ये चीज़ें, एक लॉबी है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी भी है, बेस्ड इन क्लोगनी, कैंटन ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फाउंड किया गया था 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लाउस श्वाब के द्वारा। वेफ मोस्टली नोन फॉर इट्स एनुअल मीटिंग एट द एंड ऑफ जनवरी या इन डावोस। तो ये माउंटेन रिसोर्ट ईस्टर्न एल्प्स रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड में पड़ता है। रिपोर्ट क्या क्या निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, IT रिपोर्ट, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल टूरिज्म रिपोर्ट, और भी रिपोर्ट निकालता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दे दिया। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपके लिए कुछ बेनिफिट पहुंचाई होंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वाई बेटर प्रिडिक्शन ऑफ साइक्लोन इंटेंसिटी हैवी रेनफॉल इज नीडेड। तो सबसे पहले यहाँ पे IMD की इंपॉर्टेंस हो जाती है भारत में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत में ये प्रिडिक्ट करता है कि कितना तीव्र गति से तूफान आ रहा है, कब तूफान आ रहा है, कब पहुंच जाएगा तूफान, कहाँ पे तूफान बन रहा है, किस टेम्परेचर, किस मॉइस्चर, किस ह्यूमिडिटी से चीजें निकल के आएंगी। तो किसका ये जिम्मेदारी बनता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। आर्टिकल निकल के जो लिखा है, तो ये जिम्मेदारी होती है IMD की। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया अभी रिसेंटली, कौन सा आया, फेंगल। ये नाम कौन दिया है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो, किसने ये नाम दिया है, फेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांस फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी की बात करी है कि भारत की इसकी आवश्यकता है ताकि इस प्रकार से चीजें ना हो। देख सकते हैं कैसा इनंडेशन है ये तो ये फ्लड जो आया हुआ है ना साइक्लोन फेंगल से, ये पुदुचेरी सिटी को डुबा दिया है। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। बे ऑफ बंगाल में एक्सपीरियंस हो रही है हायर फ्रीक्वेंसी की, और अरेबियन सी में यहाँ से कंपेयर करी जा रही है, तो उसके ज़्यादा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में फ्रीक्वेंसी आ रही थी। लेकिन रिसेंट ईयर में अगर देखा जाए तो ये रिसेंट देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म अरेबियन सी में इंक्रीज हुए हैं 52%। ये देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये अरेबियन सी की बात कर रहे हैं हम। तो रिसेंट है ये रिसेंट, हालांकि बे ऑफ बंगाल में हायर फ्रीक्वेंसी आती थी अरेबियन ओशियन के तुलना में, लेकिन रिसेंट जो चीजें बढ़ रही हैं अरेबियन सी में। तो ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म इंक्रीज हो गए हैं, इसकी थ्रेशोल्ड भी 3-fold इंक्रीज हो गई है, समझ गए। एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी ओवर नॉर्थ इंडियन ओशियन हैज बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू राइजिंग इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन गर्म हो रहे हैं ना, ठीक है, डाइपोल बन रहे हैं, जिसके कारण ये वाले पार्ट में काफी गर्मी हो रही है। तो ये चीजें निकल के इम्पैक्ट करेंगी, समझ गए। तो यही चीजें हैं जो इम्पैक्ट हो रही हैं। लो प्रेशर सिस्टम भी बन रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। 8 लो प्रेशर सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो 4 इंटेंसिफाइड डिप्रेशन है और
टू डेवलप्ड साइक्लोन स्टॉर्म है, जैसे दाना हो गया और फिंगल साइक्लोन हो गया। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, दाना कहाँ पे आया था, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, ये भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो फिंगल की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोस्ट ड्यू टू अ रेयर बैलेंस स्टीयरिंग फ्लो, तो ये हाई डिप्रेशन की वजह से ओरिजिन हुआ और आकर के उड़ेला आपके कहाँ पे, ये पुदुचेरी तमिलनाडु चेन्नई वाले एरिया में, मतलब ये वाले एरिया में, ठीक है, ये वाले एरिया में। तो ये आईएमडी सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करे इस चीज को, तब जाकर के यहाँ पे चीजें होंगी, लेकिन बहुत सारी जगहों चीजों पे आईएमडी फेल हुआ है। अब आईएमडी को हम देखेंगे। आईएमडी की बात करें तो ये एजेंसी है, अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है और प्रिंसिपल एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से ऑब्जर्व करना है, वेदर की फोरकास्टिंग करनी है, सिस्मोलॉजी भी करनी है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ऑपरेट करता है 100 ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशंस अक्रॉस इंडिया और अंटार्कटिका भी। 6 रीजनल ऑफिस हैं, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, गुवाहाटी में, न्यू दिल्ली में। 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हो जाती है। क्या क्या फोकस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा चीजें बताई दिया यहाँ पे आपको। आईएमडी लॉन्च किया जाता है यहाँ पे सिस्टम, मतलब लॉन्च किया है सिस्टम ऑफ एरोसॉल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, जिसे समर बोला जाता है, जनवरी 2016 में स्टडी करने के लिए किस प्रकार से ब्लैक कार्बन रेडिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एरोसोल्स, इन्वायरमेंटल विजिबिलिटी और क्लाइमेटोलॉजी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। ये समर याद रखिएगा आईएमडी के द्वारा। फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये इंक्लूड करता है कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी 1785, मद्रास ऑब्जर्वेटरी 1796 और कोलवा ऑब्जर्वेटरी 1826। तो ये चीजें हैं और इसकी स्थापना बहुत पुरानी है, आदम बाबा के जमाने की, 1875 कुछ हुआ था 1875 में हिस्ट्री में। तो आप ये समझ सकते हैं कितना पुरानी वाली चीजें हैं। तो अपनी चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा और एडवांस टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तभी तो हम लोग सही प्रकार से क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, मरीन हीट वेव जो है, अलास्का के सी बर्ड को 4 मिलियन सी बर्ड की डेथ हो गई है। तो हीट वेव क्या है, एक निश्चित एरिया में जो है गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके कारण वहां की टेम्परेचर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब एक नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाने पे वहां के हैबिटेट में जो है उसकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो एक्सीड कर जाती है, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। सर्वाइवल कैपेसिटी एक्सीड करने का मतलब टेम्परेचर एक्सीड हो जाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है, सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हुआ है 4 मिलियन के आसपास सी बर्ड अलास्का वाले रीजन में, जो यूएसए का रीजन है, ठीक है, उस रीजन में प्रॉब्लम हुआ है। तो अब तो आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ना, वो तो कहते हैं क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ नहीं, दिस इज बुलशिट। तो देखते हैं कैसे इस प्रकार की चीजों को डील करते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है 13 मूरे कॉलोनी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 52-78% के आसपास। और जो यहाँ पे हीट वेव है, यहाँ पे इस इकोसिस्टम में ये बहुत ही डीप हैजार्डस तरीके से एलिमिनेट किया है किसकी पॉपुलेशंस, मूरे पॉपुलेशन, जिसे हम सी बर्ड बोल रहे हैं। इस लोकेशंस पे आप देखिए, इन्हीं लोकेशंस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्हीं लोकेशंस पे हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा मैप है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझेगा। ये देखिए ब्रिस्टल बे, कुस्कोविन बे, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट एंड चूची सी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बीफोर्ड सी यहाँ पे, अमुंडसेन सी यहाँ पे, गल्फ ऑफ अलास्का भी यहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन आ जाता है यहाँ पे, अलास्का का रेंजेस भी यहाँ पे आ जाता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। कुस्कोविन यहाँ पे माउंटेन है, एल्यूटियन रेंज है। ये एल्यूटियन रेंज काफी, ये कभी रसिया कंट्रोल किया करता था। आर्कटिक ओशियन यहाँ पे ही है, ये चीजें याद रखिएगा। ब्रुक्स रेंज, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। तो ये एरिया है कनाडा, इसके आसपास आर्कटिक सर्किल इससे गुजरती है, आर्कटिक सर्किल, ठीक है। ये बर्फ से भी कई बार ढके हुए एरिया हो जाते हैं। तो यही है लोकेशन, जिस लोकेशन पे चिड़िया का यहाँ पे पॉपुलेशन घटा है। और चिड़िया कौन सी है, तो यही चिड़िया है जो मरी हुई पाई गई है, ठीक है, यही चिड़िया है। सुंदर सी बर्ड है ना,
तो यही थी जो मुझे आपको बतानी थी। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर मतलब पनामा खलान में रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि घबराओ मत, ये जो चीज़ें हम लोगों ने बना के तुमको दी है ना, वो फिर से हम छीन सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पनामा कनाल की, पीसी की। तो पनामा कनाल को छीन सकते हैं, यही यहाँ पे बात करी जा रही है। पनामा कनाल किसको किसको कनेक्ट करता है? तो यहाँ पे पैसिफिक को अटलांटिक से कनेक्ट करता है। तो ये नहीं रहता ना, तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता। क्या 13,000 किलोमीटर का जर्नी सफ़र करता अगर अटलांटिक से यहाँ जाना हो या फिर पैसिफिक से अटलांटिक जाना हो, जिसके कारण ये इतना ज़्यादा चीज़ें कम हो जाती है। यही है आपका क्या, पनामा कनाल। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग को देखेंगे कि यहाँ ये न्यूज़ में क्यों आया। तो न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम इसे छीन भी सकते हैं। अब रिसेंटली इसको देखा जाए यार, पनामा कनाल की बात करें तो आर्टिफिशियल वाटर वेज है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक को। तो ये इस्थमस आप पनामा में आता है। इस्थमस सेंट्रल अमेरिका, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग फीट है। इतिहास को अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है ये ग्लोबल ट्रेड को लेकर के। अब इसको देखा जाए तो लेंथ क्या है? 82 किलोमीटर 51 माइल। क्या क्या लॉक्स हैं? तो कैनाल यूजेस सिस्टम ऑफ लॉक्स टू रेज लोअर शिप बिटवीन सी लेवल एंड द आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज पासेज वे। तो ये रास्ते होते हैं, ठीक है, कनाल के अंदर, उसी को लॉक्स बोल रहे हैं। तो कुछ मेजर लॉक सिस्टम को देखेंगे तो मीरा फ्लोर्स लॉक्स, पेड्रो मिगुल लॉक्स एंड गाटून लॉक्स। तो ये लेक से भी जुड़े हुए होते हैं एक्चुअली। आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो गाटून लेक, यही यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। मीरा फ्लोर लेक। एक्सपेंशन की बात करें तो पनामा कैनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट 2016 में आया है, इंट्रोड्यूस किया है नियो पैनामॉक्स लॉक, और ये अलाउ कर रहा है लार्जर शिप को। तो 14,000 TEU कैपेसिटी तक यहाँ पे ट्रांजिट कर सकते हैं इस कैनाल से। इतिहास इसका देखा जाए तो जो आइडिया ऑफ कैनाल अक्रॉस पनामा है, ये 16वीं शताब्दी की थी एक्चुअली। ये बहुत पुरानी, लेकिन वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सके। 16वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी ही क्या थी, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट द कैनल वाज मेड बाय फ्रेंच 1881 फर्डिनांड डी लेसेप, इनके द्वारा, फर्डिनांड डी लेसेप, याद रखिएगा। लेकिन फेल हो गई ड्यू टू इंजीनियरिंग चैलेंजेस, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थी उसको बनाने में, और ट्रॉपिकल डिजीज भी थी, फिनेंशियल डिफिकल्टी भी थी। यूएस इन्वॉल्व होता है 1904 में इस प्रोजेक्ट पे और कंप्लीट करता है 1914 में। ये देखिए क्यों, क्योंकि यूएस की पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ रही धीरे धीरे। यूएस मैनेज करता है कैनाल अंटिल 1999 तक, व्हेन कंट्रोल वाज हैंडेड ओवर टू पनामा अंडर द टॉरिजोस कार्टर ट्रीटी। ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क से ये ट्रीटी काफी न्यूज में आ गई है, याद रखिएगा। टॉरिजोस कार्टर ट्रीटी किससे रिलेटेड है? सीधे बोलिएगा, पनामा ट्रीटी से रिलेटेड है। अब लोकेशन देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ये ब्राजील उर्जिल एरिया हो गया, ठीक है। अब ये आपका इस्थमस हो गया, ये वाला पार्ट जो जोड़ता है, ठीक है। ये इस्थमस, यही आपका पनामा कनाल है, और जो कनाल बना है वो यही है। अब ये आपका पैसिफिक ओशियन, ये आपका अटलांटिक ओशियन, अब इसी को यहाँ से कनेक्ट करता है। ये नहीं रहता तो आपको कैसे जाना पड़ता? अब चलिए आप मेन मैप पे, मैं बात कर रहा था यहीं पे, ठीक है, ये वाला कैनाल। अब सोचिए यहाँ से जाने का कोई मार्ग नहीं है, तो आप कैसे जाते? इतना नीचे आते तब जाकर कर यहाँ पे पहुंचते, और उस तरीके से सीधे ऐसे पहुंच गए। तो सोचिए कितना टाइम बचा, कितना डिस्टेंस बचा, और कितना यहाँ पे क्या बचा, मनी। आ रहा समझ में? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम, मनी, डिस्टेंसेस, हर चीज यहाँ पे बच रहा है, और इसीलिए ये लाइफ लाइन भी है। तो ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे रसिया वार्न ऑफ सीवियर डैमेज ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल क्या होता है? जब आप टैंकर से कोई चीज लेके जाते हैं, ठीक है, बड़े से शिप पे, ठीक है, बड़े से शिप में लेके जाते हैं ना, ये मान के चलिए इसमें ऑयल है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कुछ भी है, वो स्पिल हो जाती है, या कंटेनर लीक हो जाती है, गिर जाती है कंटेनर, जिसके कारण इससे क्या हो जाता है, लीक हो जाती है। तो ऑयल जो है फ्लरिश हो जाते हैं, कहाँ पे? सरफेस पे। अब ये लाख लाख टन्स ऑफ द
ऑयल्स होते हैं, जिसके कारण वहां पे मरीन लाइफ इम्पैक्ट होती है। अब एक बार बर्ड इसमें आ गई तो वो भी उड़ नहीं पाएंगी, क्रूड ऑयल इतना तगड़ा होता है, उनको पकड़ लेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, मछलियों की डेथ हो जाएगी, बड़े बड़े मरीन एनिमल की वहां पे डेथ हो जाएगी, डेथ नहीं होगी डिजीज होगी और इम्पैक्ट करेगा। तो इकोलॉजिकल हार्म से लेकर के फ्लोरा फोना तक को इम्पैक्ट करेंगी। तो इसी को साफ करने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी है। अब रसिया यहाँ पे कई हजार यहाँ पे वॉलंटियर को यहाँ पे भेजा है कि जाइए इस प्रकार की चीजें हुई हैं जो उसको साफ करिए। तो ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी यहाँ के साइंटिस्ट हैं रसिया के जो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी भी बहुत सारी चीजें हैं करनी बाकी हैं जो यहाँ पे स्पिल ओवर हुई हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी है, वहाँ के साइंटिस्ट कह रहे हैं इतने लोगों से कार्य नहीं चलेगा और भी ज्यादा इश्यू निकल के आ रहा है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये कर्च स्ट्रेट बिटवीन रसिया एंड द अनेक्स्ड क्रीमियन पेनिनसुला। तो जो क्रीमियन को 2014 में ऑक्युपाई किया था रसिया, उसी रीजन में ये चीजें हुई हैं। तो ये स्ट्रेट कर्च स्ट्रेट कई बार आपको दिखाया हूं, इसलिए मैप में मैंने दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे ऑयल स्पिल को लेकर के काफी चीजें चल रही हैं। इजराइल डिटेन किया है डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द लास्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल इन द नॉर्थ गाजा। अब बताइए वहां पे किसी का ट्रीटमेंट भी ना करें, इस प्रकार की चीजें चल रही है। इस चीज को देखिए आप, एक तो हॉस्पिटल पे टारगेट भी कर रहे हो, दूसरा रेसिडेंशियल पे टारगेट कर रहे हो, तीसरा जो रिलीफ कैंप चला रहे हैं जैसे यूएन जैसी बॉडी उन पे भी टारगेट कर रहे हो, फूड मटेरियल आप जाने नहीं दे रहे हो, भूख से मर रहे हैं लोग, माल नरिष्ट हो गए बच्चे, उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है यार। तो ऊपर से आप इस प्रकार की चीजें कर रहे हो कि हॉस्पिटल के मतलब क्या चाह रहे हो यार, एकदम क्लीनजी जीनोसाइड ही एकदम, मतलब जीनोसाइड तो चल ही रहा है, अब उससे बड़ा कोई वर्ड हो तो कुछ कह सकते हैं। तो इजराइल की ये भी पूरी कहानी थी, अब क्या बताएं। कई बार हमेशा तो मैं कवर करता हूँ, देखिए छोटा सा भी न्यूज इजराइल का चलता है तो मैं यहाँ पे, इजराइल पैलेस्टीन का चलता है तो मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ आपको समझा दूँ, क्योंकि काफी ये मुद्दा है जो चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। तालिबान और पाकिस्तान में भी थोड़ा सा रिटेलिएशन स्ट्राइक्स हुआ है। तो एयर स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, कह रहा था अफगानिस्तान कि पाकिस्तान यहाँ पे अटैक करने वाला था एक्चुअली, उससे पहले हम ही यहाँ पे रिटेलिएशन कर दिए हैं। तो ये चीजें चल रही हैं, देखते हैं इस पे थोड़ी सी एडिटोरियल की संभावनाएं हैं, ठीक है, तो उसको देखी जाएगी। कैजुअलिटी में 19 लोग यहाँ पे पाकिस्तान के मारे हैं, कुछ 2-3 लोग अफगानिस्तान की भी डेथ हो गई है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरा एक साल ये जो 2024 वो खत्म होने वाला है उसको देखा जाएगा। यहाँ पे चलिए देखिए, राम मंदिर की शुरुआत 22 जनवरी को, पैलेस्टीनियन किस प्रकार से यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में भूख से तड़प रहे हैं ये देखिए, और आम आदमी पार्टी की जो वापसी हुई थी जेल से वो देखिए। तीसरा यहाँ पे फ्यूनरल ऑफ ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी की ये भीड़ देखिए, और ये तो नहीं देना चाहिए 12 जुलाई को अनंत अंबानी की शादी, इसके जगह टाटा जी का निधन दे देता तो सही रहता। यहाँ पे दूसरा चीज, मैन राइडिंग मोटरसाइकिल कवर हिज फेथ क्लॉथ, हीट वेव यहाँ पे बहुत बड़ा दिल्ली में इस प्रकार से, और ये इनको तो सभी लोग जानते हैं, वन ऑफ द एमिनेंट पर्सनालिटी इन फुटबॉल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनका भी यहाँ पे फेयरवेल हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वेरिंग इन थर्ड टाइम यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। विक्टिम्स ऑफ हुज ट्रेजेडी, जो भी शराब वाली ट्रेजेडी है, हुज ट्रेजेडी बोलते हैं उसको, तो ये आपके तमिलनाडु में चल रही है। केवल आपका बिहार में हुज ट्रेजेडी नहीं होता है, देखिए हर जगह होता है, ये चीजें याद रखिएगा। तो 1 साल का आंकड़ा है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 121 पीपल हाथरस उत्तर प्रदेश में स्टैम्पेड में मारे गए, सबसे ज्यादा वुमेन थी, चिल्ड्रन थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या ये वुमेन निकल के आ रही हैं। ये सारे लोग देखिए यहाँ पे किस हिसाब से कार्यरत है यहाँ पे, देखिए देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं आपको। हाँ, तो बस भावना से ही समझिएगा, शब्दों में नहीं बोलने वाला हूं मैं। हाँ, तो अब इन प्रकार की चीजों को इलिटरेसी के माध्यम से देख सकते हैं, लिटरेसी के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने लोग एजुकेटेड हैं। और ये लोग, यही लोग क्या बोले आपको, तो यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, तो ये लोग ये बोली हैं कि इनका यही कहना था, ये इनके गुरु जी का गलती नहीं है और हम तो पुनः जाएंगे, अटेंड करेंगे इस प्रकार की भीड़ जो भी चीजें होंगी, ठीक है। ये इनका विश और विल है, इसमें मैं क्वेश्चन सब नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं। दूसरी चीजें यहाँ पे, ऑल वी इमेजिन अज लाइट,
ये ग्रैंड प्रिक्स प्राइज कैन फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे जीती है। तो ये इनके आर्टिस्ट हैं, कुछ डायरेक्टर है, तो यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए हैं और उनकी रैली हो रही थी यहाँ पे, तो उसको लेकर के यहाँ पे क्या चीजें चली, तो यहाँ पे अटैक किया गया था, याद रखिएगा। पेंसिल्वानिया का ये पिक है, ये क्वेश्चन भी आया था कहाँ पे उनको अटैक हुआ था, बीपीएससी में आया था या यूपीपीसीएस में आया था, कहीं तो आया था यार, याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो दूसरी चीजें यहाँ पे शूटर मनु भाकर यहाँ पे क्या 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं पेरिस ओलंपिक में 28 जुलाई को। तो याद रखिएगा, ये काफी हाईलाइटेड है। ये इनका नाम खेल रत्न अवार्ड में नहीं था, इन्होंने यहाँ पे एक्स मीडिया पे ये क्वेश्चंस रेज करें कि मेरा नाम लग रहा है छूट गया है। तो ऑफिशियल्स जो थे, कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है, और आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा कि हम जिम्मेदार, मतलब हाँ हम इसके लायक हैं, तो नॉमिनेशन करना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये कह रही हैं शायद मेरे नॉमिनेशन में कोई गलती हो गई है। तो ये एक सरकाजम था एक्चुअली, और अभी तक तो नाम इनका नहीं आया, देखते हैं नाम आता है कि नहीं आता है खेल रत्न अवार्ड। एक्चुअली ये डिजर्व भी करती हैं, 22 साल की उम्र है, हरियाणा से झज्जर से निकल के आती हैं। ये वायनाड का चुरला माला एरिया है, जो लैंडस्लाइड से कैटास्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड हुई थी। यहाँ पे सारे लोग पहुंचे थे, सबसे पहले राहुल गांधी जी भी पहुंचे थे, याद रखिए। दूसरी चीज यहाँ पे बांग्लादेश स्टॉर्म प्राइम मिनिस्टर, और ऐसी तूफान आई बांग्लादेश में स्टूडेंट की, तो शेख हसीना भारत में आकर के शरण ली। यहाँ पे डिवोटी जम कर रहे हैं दही हांडी महाराष्ट्र में, ये चीजें हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं, शीतल देवी जी यहाँ पे यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, जो पेरिस पैरालंपिक 2020 में यहाँ पे चीजें चली हैं। ये मिसाइल है नेगेव डेजर्ट में, जो ईरानियन मिसाइल अटैक हुआ था इजराइल पे। तो ये चीजें हैं, बच्चे यहाँ पे मौज कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो आरजी का रेप कांड हुआ था, उसको लेकर के हैवी प्रोटेस्ट हुआ है, सभी लोग जानते ही हैं, कितना बार मैं कवर भी किया हूँ। ये पर्सनालिटी और ये पिक्चर अपने आप में ही एक किताब है, ठीक है। इनका नाम तो सभी लोग जानते ही होंगे, विनेश फोगाट, पिक्चर भी बनी है फोगाट पे बहुत सारा। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल गई, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक हुआ, उसमें 100 ग्राम ओवरवेट थी, ठीक है। और ये कैसे हुई कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन ओवरवेट थी, ठीक है। और ओवरवेट की वजह से इन्होंने अपना बाल काटा, बहुत सारे कुछ किया, जो भी किया, रनिंग किया, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा था ये, लेकिन अब डिस्क्वालीफाई हो गया तो हो गया, वहां पे कुछ हुआ भी नहीं एक्चुअली। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन, 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते थे क्या? शायद नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि ये तो आइडिया आता ही होगा उन लोगों को, नहीं कर सकते होंगे। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे क्या है, फैमिली मेंबर ऑफ मिसिंग मैन सिट इन प्रोटेस्ट इम्फाल वेस्ट मणिपुर। तो मणिपुर में यहाँ पे जो फैमिली मेंबर, जो वायलेंसेस चले रहे हैं, मतलब मणिपुर का कांड है पूरा, आपको कवर भी मैं किया था पूरा डिटेल में, कितने लोगों को मार के नदी में जो फेंक दिया गया था, फैमिली मेंबर मिसिंग थे, वही कांड है ये। यहाँ पे क्या है, एंटी स्मोक गन, दिल्ली की पॉल्यूशन इतनी तगड़ी थी, यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। दूसरा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का फ्यूनरल जो अभी रिसेंटली चल रहा है। तो ये पूरा 1 साल का ओवरव्यू आ गया है, लेकिन अभी भी एक छोटा सा और पीडीएफ टाइप से कुछ चीजें आएंगी, वो आपको मैं शेयर जरूर से करूंगा। तो यही सारी चीजें थी, 1 साल का पूरा डिटेलिंग था, थोड़ा फैक्ट, थोड़ा यहाँ पे डिटेलिंग आपको मुझे देना था। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे कवर कर दिया हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट तो जरूर मिल जाएगा। इसी सपोर्ट की आपसे मुझे गुजारिश रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।